11 जनवरी। वक्त सुबह 6:30 बजे। सुल्तान सफदर के कदमों को बर्फ ने छुआ था, मगर हैरानी की बात यह थी कि जेर ज़मीन ये बर्फ कैसे आ सकती है। अगले ही पल उसे जवाब मिल चुका था। उसने निगाहें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जहाँ सीने खत्म होते थे, बर्फ वहीं से अंदर गिर रही थी। वो सीने चढ़कर ऊपर आया। सुखरूफ ने उसके साथ सीने तय किए। एन ऊपर छत में एक बड़ा सा सुराख था, जिससे बर्फ फर्श पे गिरती और फर्श से तहखाने में। उन्होंने आसपास निगाहें दौड़ाई। वो एक बेहद तंग सी जगह थी। वो लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी, बल्कि उसे खोखा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। जुल्फ़ वकार उस इंसान की क्रिएटिविटी पे अशश कर उठी, जिसे जेर जमीन ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए थे। एजेंट से मिलने का उसका इश्तियाक जैसे बढ़ गया था, या शायद वो उससे कभी ना मिलना चाहती थी। उस आदमी के मुतालिक अंदाजे भी दुरुस्त सा लगते थे। छोटी सी खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर सुल्तान ने देखा तो सामने नहर थी, और नहर की दाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सुल्तान के कंधे पे हाथ रखते वो खुद आगे आई, और बाहर देखने पे जैसे उसकी आंखें खीरा हुई थीं। बर्फ, पानी और सब्ज़ा, हर शय जैसे पिक्चर परफेक्ट लग रही थी। खूबसूरती में सावर खड़ का कोई सानी नहीं था। बिलकजे से अंधेरे में अगर ये मंजर इंसान को जामिद करने की सलाहियत रखता था, तो रोशनी में कैसी राहत देता होगा। अभी उससे गर्दन बाहर निकाल कर देखा ही था कि अगले लम्हे चीख कर पीछे को हुई। सुल्तान सफदर पीछे नहीं हुआ था, सामने ही कोई खड़ा था, जिसे स्याह चादर से अपना चेहरा ढक रखा था। सुखरूफ उसी को देखकर सहम कर पीछे हुई थी। जबलहान ने भेजा है। वो संजीदगी से एक ही सतर बोला था। सुल्तान लकड़ी के उस पोसीदा दरवाजे को अंदर से खोलता हुआ बाहर निकल आया था। सुखरू भी उसके पीछे ही बाहर आई थी। मेरा नाम अजमल है। उस आदमी ने 2 शॉपर उनकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें सुखरूख ने लेना चाहा, फिर किसी ख्याल के तहत हाथ पीछे कर लिया। सुल्तान अब भी उसका एक्सरे करने में मसरूफ था। वो कम उम्र था, सीधा सादा देही लड़का। सुल्तान ने उसके हाथ से दूसरा शॉपर लिया और अंदर मौजूद कपड़े देखे। सराहना कपड़ों का शॉपर उसे सुखरूफ की तरफ बढ़ाया। वो कुछ तरद्दुद के बाद थम चुकी थी। तुम जाओ, अंदर जाकर तब्दील कर लो। मैं यही हूँ। वो सुखरूफ से कह रहा था, फिर आगे बढ़कर उस खोखे की खिड़की वगैरह बंद कर दी। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर आ गई थी। सुल्तान ने यूं ही बिला इरादा नजर उठाकर उसे देखा था, और चंद लम्हे उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सका। महमिल के हल्की गुलाबी रंग के पेशवास में कॉलर बोन को छूते सीधे बाल खोले वो अच्छी लगी थी। सुल्तान को हमेशा ही अच्छी लगती थी। उसे नजर हटाई, और अब वो उसे शॉपर से शॉल, स्वेटर, मफलर सब निकाल कर देता जा रहा था। अगर वो जानता था कि जुखरू को सर्दी बहुत लगती है, तो भेजने वाला भी इस राज से वाकिफ था। खिलाफे तौक्का जुखरूफ के लिए जूते भी थे, स्याह रंग के लॉन्ग बूट्स। जिस शय ने उसे खौफ में मुब्तला किया था, वो विश्वास के लंबे बाजू थे, जो सिखलाई के जख्म से टकरा रहे थे। वो हर बार तकलीफ से आंखें मीच लेती थी। सुल्तान ने 2 कदम आगे किए, उसकी फ्रॉक का बाजू फोल्ड किया। उसे ख्याल सा हुआ कि ये दोबारा खुल सकता है, इसलिए उससे मफलर को जरा सी सख्त गिरफ्त के साथ उसके बाजू पर बांध दिया। तुम वाकई बहुत सुघड़ हो गए हो, वो कहे बगैर न रह सकी। मेरा जवाब वही है। मैं तो शुरू से था। तुमने भी नोट किया है। वो जवाबन बस मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सुल्तान भी लिबास तब्दील कर आया था। उसके लिए कोई नए जूते नहीं थे। अगर होते तब भी शायद वो उन्हें हाथ न लगा था। सफ़ेद शलवार कमीज के साथ स्वेटर, शॉल, ऊनी टोपी और दस्ताने पहनने के बावजूद उन्हें बेहद ठंड लगने लगी थी। लड़की ने जब उन्हें लिबास तब्दील करते देख लिया, तब वो जाने की तैयारी में लगा था। दाईं तरफ मत जाना, बाईं तरफ तुम्हारा रास्ता है। अपने कपड़े बर्फ में दबा देना, ताकि किसी को तुम्हारे सफर की सिमत का अंदाजा ना हो। उससे एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। ये काम मेरा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें या तुम्हारे लिबास को छूऊं। वो बदले हाथी से कहकर आगे बढ़ने लगा। शायद तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। सुल्तान ने ससाई अंदाज से कहा। वो रुक गया, फिर मुड़ा। लड़की का चेहरा अब शॉल में ढका हुआ था, मगर सुफरू को लगा जैसे वो तंसिया हंसा हो। तुम और तुम्हारे करीबी हूं। लोगों को कौन नहीं जानता, लेकिन एक बात बताऊं। वो बड़े शहर के बड़े बंगलों में दीवार पे लगी टीवी होगी, जिसमें लोग तुम्हें बोलते हुए देखते होंगे, तो किधर से देखते होंगे। वो आगे आया, उसकी आंखों में तपिश जैसे बढ़ गई थी। जब जावरखड़ के छोटे कच्चे घरों में पुरानी सी टीवी पे तुम्हारा चेहरा आता है, तो चैनल बदल दिए जाते हैं। लोग नफरत करते हैं तुमसे और तुम्हारी इस मकरू चेहरे से। गुफ्तगू किस सिमत जा रही थी कोई अंदाजा नहीं था। सुल्तान सफ्तर चाहता तो वहां से जा सकता था, लेकिन वो ना जाने क्यों क्या सोचकर वहीं ठहर गया।
उसने उन चंद अल्फाज में अपने दिल को शल होता महसूस किया था। और तुम्हें क्या लगता है हमें कोई फर्क पड़ता है? तुम और तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इसी तरह इस गांव में गुमनाम मौत मर जाओगे और किसी को कोई इल्म भी नहीं होगा। जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद है भी? उसका तनफ्फुस फूल रहा था। सुखरूफ ने उसका बाजू दबकर जैसे उसे खामोश रहने को कहा हो। और तुम कौन हो सुल्तान? ये तुम्हारे साथ खड़ी औरत ये कौन है? इस वक्त तुम्हारी पहचान क्या है? जीरो, नथिंग, नील। तुम कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं है। मुझसे ज्यादा आम हो तुम। जब मैं मरूंगा तो मेरा खानदान मेरे गम में रोएगा। तुम मरोगे तो तुम्हारा खानदान रोने से पहले परेशान होगा कि जिन स्याह कारनामों को तुम सर अंजाम देते थे, भला वो किसके जिम्मे आएंगे? ये लहजे का तनफ्फुर, ये नफरत, ये जिल्लत, सुल्तान और सुखरूफ को एतराफ़ करना पड़ा कि ये जज़्बे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किए थे। उनके तख्त ने उनकी गर्दन में भी एक पट्टा बांध दिया था। झुकते तो हाथ से बहुत कुछ जाता, और आज उन्होंने झुक कर देखा तो हाथ से क्या-क्या गया, हिसाब नामुमकिन था। तुम्हारी पहचान इस वक्त कुछ नहीं है। हम तुम्हें भीख में जिंदगी दे रहे हैं और तुम्हें कुत्ते की तरह उसे चाट रहे हो। सुल्तान ने आगे बढ़कर तैश के आलम में उसकी गर्दन दबोच ली थी। सुखरूफ उसे छुड़ा रही थी। तुम झूठे, बेगैरत और करप्ट हो। तुम इतने घटिया हो कि मौत के खौफ से अपने दोस्तों को खुद से अलग कर आए हो और अब यहां से भाग रहे हो। तुम यहां से भाग जाओगे और क्या हो कि बहराम तुम्हारे दोस्तों को कत्ल कर दे। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो पोजीशन बचानी है, तख्त बचाना है, गिदड़ की जिंदगी जीनी है। वो उसकी गर्दन पे दबाव बढ़ाता जा रहा था, मगर वो लड़का जैसे चुप होना ना जानता हो। वो बोलता गया, बोलता गया। ये आवाज़ें सुल्तान 4 दिन से सुन रहा था। उसे ये सब नहीं सुनना था। वो हर आवाज़ को दबा देना चाहता था, जो उसे सच बताती थी, जो उसके ऊपर चढ़ी स्याही को धोने की कोशिश करती थी। खुदा करे तुम इलेक्शन हार जाओ ताकि तुम्हें इल्म हो कि हार कैसी होती है। खुदा करे तुमसे तुम्हारी जमीन छिन जाए ताकि तुम्हें इल्म हो कि बेघर होना कैसा होता है। वो चीख रहा था, उर्रा रहा था। उससे मौत का कोई खौफ नहीं था। उसे किसी सुल्तान सफ्दर का खौफ नहीं था। सुल्तान, इसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। सुफरू ने उसके बाजू पे जोर से नाखून गाड़े। सुल्तान, खुदा के लिए इसे छोड़ो। तुम कत्ल करना चाहते हो क्या? उसकी आंखें उबलने को थीं जब सुल्तान ने उससे गर्दन छोड़ दी। वो जैसे एक शैतानी लम्हे से बाहर आया था। आंखों से गैस का तासुर तूफान सा हो गया। वो शौकी और शशर सा पीछे हुआ था। बर्फ ने जैसे उसके कदमों को पीछे होने से रोक लिया। वो गैर यकीनी से अपने हाथ देखने लगा। वो लड़का अब बर्फ पे गिरा घास रहा था। उससे गले पे सुल्तान की उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। गर्दन पे नाखून भी बुरी तरह खुप गए थे। सुल्तान शर्मसार हुआ। वो बेयकीनी से अपने हाथों को देखने लगा। वो तहम्मुल, वो सपाट अंदाज, वो सब एक पल में कहाँ हुआ था? क्या था जो उसके अंदर बदल गया था? ज़ुखरूफ अब घुटनों के बल उस लड़के के करीब बैठ गई। हाथों से टटोलकर उसके गर्दन पे निशान देखे। वो कम उम्र लड़का रोने लगा था। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, इसे माफ़ कर दो। वो बस कुछ परेशान था। मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे। लड़के ने रोते हुए उसका हाथ झटका था। मेरा भाई CSS का इम्तिहान पास कर गया था और ये पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। स्काई हाई पे होने वाले हमले पे ट्वीट तो तुमने भी किए थे ना? आंसू उसके चेहरे से फिसल रहे थे। वो जैसे उन्हें देखकर खुद पे काबू नहीं रख पाया था। वो गुस्से में था। उस पे तरस भी आता था और रंज भी। तुम जैसे लोग अगर हमारे जैसे लोगों के हक में बोले होते तो आज ये सब ना हो रहा होता। मेरा भाई हवालात में मर गया। अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों को 3rd डिग्री दिया गया था। तब क्या हुआ? तुम्हारी जुबानों को लकवा लग गया था क्या? ज़ुखरूफ बस खामोशी से बैठी रही। वो नहीं लड़ी, वो नहीं चीखी। कुछ था जो वो तस्लीम कर चुकी थी। कुछ था जो उससे अपने मुतालिक मालूम हो चुका था। आज नहीं, कई दिन पहले। आज बस घुटने टेक देने का लम्हा था। और ये अमर सबसे मुश्किल होता है। तुम लोगों ने और तुम जैसे लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बड़े हमारे पास बेहतर मुस्तकबिल का तलासद लाए थे और हमसे हमारा ख्याल भी छीन लिया। वो कितनी देर रोता रहा, उन्हें कितनी देर कोसता रहा, किसी को याद न रहा। कई पल बाद सुल्तान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। उसे सुल्तान का हाथ नहीं थामा। वो अब खामोशी से सुल्तान और सुखरूफ के साथ चल रहा था। किसी जंगल की सी जगह थी। सनोबर के ऊंचे लंबे दरख्त थे और कदमों तले बर्फ। दूर दूर तक सिर्फ दरख्त और बर्फ थी। ये रास्ता कभी ना खत्म होने वाला रास्ता लग रहा था। अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो तुमसे क्या सवाल करेंगे अजमल? सुखरूफ ने उसे बराह रास्त मुखातिब किया था। सुल्तान कपड़ों के शॉपर थामे उनके पीछे पीछे चल रहा था।
यकवसा हवाएं जिस्म में सुराख कर रही थी। दिल के अंदर हुए सुराखों से जो दाखिल हुआ था वो किस्सा फिर सही। मैं टूर गाइड हूँ और तुम टूरिस्ट। वो बेहद संजीदगी से बोला, अंदाज बेलचक। ताहत ने कहा, उन दरख्तों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुहरुख को रह रहकर उसके आंसू याद आते थे। वो बरेल सिम्मा होना चाहती थी। उस गिल के साथ वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें हमसे क्या शिकायत है अजमल? वो एक जगह रुक गई थी। लहजे में शेरीनी थी, वही नरमी जिसकी वजह से वो जानी चाहती थी। आसपास यहाँ बर्फ काफी मिकदार में ढेर हो चुकी थी। सुहरुख ने कपड़े यहाँ दबाने का सोचा और नीचे बैठ गई। सुल्तान भी उसके साथ आकर बैठा था। अजमल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए नहीं बोले, इससे तुम्हारी ये हालत है? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? उस कंपनी ने सिर्फ ये फ्रॉड तुम्हारे साथ तो नहीं किया था। आधा पाकिस्तान असरअंदाज हुआ था। हर कोई किस्मत की लिखी पर खामोश हो गया। मगर सावर खड़के भागी आज तक खामोश नहीं हुए। क्या तुम मसालियत से नावाकिफ हो? वो लकड़ी से बर्फ खोद रही थी। सुल्तान भी चुपचाप वही करता रहा। उससे अपने हाथ अब तक गैर मालूम हुए। दीन कहता है अपने हक के लिए लड़ो, और अगर उस लड़ाई में तुम मारे जाओ तो शहीद कहलाओगे। वो जो खामोश हो गए वो शायद कोई और होंगे। हमें ये नहराव फरासत में मिला है। वो रुका, फिर उन्हें देखा। आपके बोलने से कुछ बदलता या नहीं, कम से कम जावर खड़ की आवाज मजबूत होती। अल्लाह ने आपको तख्त दिया था, आपने उससे इंसाफ क्यों नहीं किया? वो लड़का अब सुलझे हुए अंदाज से तहामुल से पूछ रहा था। इस पूरे मुल्क में हम 5 लोग तो नहीं हैं, और भी कई मशहूर शख्सियात हैं। ये सबका बोझ हम पर आना है। वो अब लाखों रुपए की मालियत की उस टॉप और ट्राउजर को जमीन में गाड़ रही थी। नजर सफेद बर्फ पे जमी रही। क्या ये वो कत्ती पैसे की? कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके सवाल उसकी कब्र का होता है। जब कोई आपके पास कोई केस लाता है, आपको लाखों रुपए देता है, तब आप उससे ये क्यों नहीं कहती कि शहर में और भी कई वक्कलात थे? ये मेरा काम है अजमल, मेरा फर्ज। मैं लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ। तहम्मुल अब भी वैसा था। आप उन्हें इंसाफ दिलाते हैं जो आपकी जेबें भरते हैं, फिर चाहे वो कातिल हो, चाहे रेपिस्ट, चाहे गाजिब, चाहे लुटेरे। वो तलखीज से बोला, एक मेरे बोलने से दुनिया बदल नहीं जाएगी। वो अब बर्फ बराबर कर रही थी। बदली तो थी। जब आप जावरगढ़ के खिलाफ बोली थी तब कई हजारों ने आप पे एतमाद किया था। सावरखड़ इतना मासूम नहीं है जितना तुम समझते हो। और आप इतनी बारसा नहीं जितनी बनती हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ज़ुहर की जगह सुल्तान ने तहम्मुल से पूछा। अजमल चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। आगे किसी भी तासुस से भाग रही। जिस तख्त पे आप बैठे हैं उसकी सच्ची और बगैर मफाद की कीमत, दुनिया का खौफ छोड़कर इंसाफ की पैरवी, बस इतना दे सकते हैं आप। दोनों उससे देखते रहे। जानता हूं यह आपसे नहीं होगा, इसे हमें बुज़दिली के दर्ज देना बंद कर दे। जमीन हमारी है तो उसे लेकर रहेंगे, पैसा हमारा है तो उस पर वावेला करेंगे, क्योंकि वो हक हलाल का था। हराम का होता तो उसे किसी बर्फ किसी मिट्टी में दबा देते और फर्क भी ना पड़ता। वो दोनों खामोश रहे। अजमल को अपना जवाब मिल चुका था और उसका दिल एक बार फिर टूट गया था। वो लंबे लंबे टक पर था, वहां से आगे बढ़ गया था। 11 जनवरी, वक्त 6:30 बजे। बेराम बेहिस्सो हरकत दरवाजे की वस में खड़ा था। जबल का सवाल भी उससे होश में नहीं ला सका था। उससे देखा, उसके लोग धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरकर नीचे चले गए। उनके चेहरे गजबनाक लगते थे, मगर जबल खान के सामने उनका लहजा और बंदूकें उठ जाएं, किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना था। तुमने भगाया है ना उन्हें? बेराम की आवाज़ सारे में गूंजी। तुमने या एजेंट ने? ये सवाल था। तुम अपने बॉस से मुनहरिफ हो गए। ये बेयकीनी थी। मेरी वफादारियां सिर्फ और सिर्फ एजेंट से मशरूत हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं जबल। सदमा, शौक, बेयकीनी। गैर तो वो भी नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मेरा बाप भी होता तो मैं उसका तख्त उलटने में देर न लगाता। तुमने उन गैर लोगों को हम पे फोकियत दी, गिला किया क्या? मैंने जुल्म पे हक को फोकियत दी। वो दो बदू बोला। तुम कातलों की सफ में शामिल होना चाहते थे और मैं ये होने नहीं दे सकता था। जावरगढ़ का ताज मेरे सर पे है, मुझे सब ठीक करना ही था। बेराम चुपचाप आखिरी सीने पे बैठ गया। जबल खान के अल्फाज उसका दिल खाली कर गए थे। उसके हाथ से दुनिया फिसल गई थी। जबल उसे देखता रहा, यूं ही उसी तरह बेबस बेसांस कोई और भी था। चंद घंटे पहले जबल खान ने किसी और इंसान के कदमों से भी यूं ही जमीन खींच ली थी। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों के आगे धुंध सी आ गई और वो हाल का सफर छोड़ चंद घंटे पहले होने वाले वाक़े का एक हिस्सा बन गया था।
बिल्कुल खामोशी से, चुपचाप। अब उसके सामने सर झुकाए कोई और वजूद बैठा था। सीनों के आखिरी सिरे पे वो सर झुकाए बैठा था, ऐसे जैसे जिंदगी से सांसें उलझ रही हूँ, ऐसे जैसे किसी ने उसकी गर्दन पे फंदा कस दिया हो, या फिर ऐसे जैसे वो खित्ता गैर का हिस्सा बन गया हो। मेरी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं है, कोई धमकी नहीं है। तुम्हारा एक दाम तुम्हारे ही खानदान की जान बचाएगा। जबलहान मदम आवाज से कह रहा था। सीढ़ियों पे बैठा वजूद नीम अंधेरे में था, लब काटते हुए। वो उन 4 दिनों में पहली बार जैसे दलदल में धंस गया था। मैं तुम सबको यहां से निकालूंगा, लेकिन जावरखड़ का चप्पा चप्पा बेराम खान का मुरीद है। कम से कम इस जमीन पे तुम और तुम्हारे दोस्त उससे छुप नहीं सकते। और इस सूरत में मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जमहूरियत नहीं, इनहराफ का वक्त है। अगर तुम वीडियो बनाओ और उसमें वही सब बोलो तो कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मैं उसे रोक सकूंगा। अंधेरे में बैठे वजूद से कोई जंबिश न हुई। वो जैसे पत्थर के मुजस्मे की तरह साकिन था। जबलहान उससे कह रहा था, अगर तुम दमे के मरीज हो तो अपना इनहेलर मुझे दे दो। इस सूरत में मरीज का क्या जवाब होता? मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। जबल ने एक और याद दहानी करवाई। तुम मेरे बाप होते, मैं तब भी तुम्हारा यकीन न करता। वो धीरे से बड़बड़ाया। जबल बड़े दिल का मालिक था, छोटी सी गाली का कोई असर न लिया। मैं बहराम को ये वीडियो दिखाऊंगा और अपने सामने उसे किसी जाली अकाउंट पे अपलोड करूंगा, जो कि बज़ाहिर तुम्हारा अकाउंट होगा, लेकिन बहराम के लिए ये सिर्फ नजर का धोखा होगा। इससे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, और इन 2 से 3 घंटों में तुम सब वंडरलैंड पहुंच चुके होगे। और अगर तुमने मेरे बयान को इस्तेमाल किया तो, मैं सारे मिस में जलील होकर रह गया तो। वो एक बार फिर बेचैन हुआ। जैसे यहाँ रहकर तो बड़ी इज्जत मिल रही है। जबल ने तंज किया। मैं सवाए जुबान देने की और कुछ नहीं कर सकता। पठान की औलाद हूं। हमारे लिए जर जेवर सबसे ज्यादा कीमती जुबान है। और मैं जबलहान अहमद सईद तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे इस बयान के जरिए तुम पे कोई मुसीबत नहीं लाऊंगा। मैं वादा करता हूं तो निभाऊंगा। जीनों पे बैठा शख्स इस सराबी आलम में टांग चलाता तो कभी ना ऊंचा था। उससे अपने बाल तक मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। सोच सोचकर उसका दिमाग फट रहा था। नतीजा उससे मिलकर नहीं दे रहा था। मंजूर है। काफी देर बाद वो शिकस्तगी के आलम में बोला, उससे उसका मुकाम छिन सकता था, मगर उससे चांस देना था। उससे मुस्तकबिल में मिलने वाली इज्जत छिन सकती थी, मगर उसे चांस देना था। वो मर सकता था, मगर उससे खानदान के लिए चांस देना था। अंधेरे में रोशनी गालिब आई और मासी का फसून टूटकर किरची किरची हुआ। खाल में बेराम खान सर को हाथों में गिराए उसी जगह उसी तरह बैठा था, जैसे कुछ देर कबल कोई और वजूद। फर्क बस इतना था, उस वजूद के आगे जबलहान रोशनी का रास्ता रोके हुए था, और इस आदमी पे वो चाहकर भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम परेशान मत हो बहराम। मैंने एजेंट के हुक्म माने हैं, और उन होस्टेजेस ने मेरे। बेराम ने धीरे से सर उठाया। उसका भाई उन्हें नर्म नसों से उसे देख रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तसल्ली तलासा, सुकून, तमानियत, कौन सा जज्बा था जो इस वक्त बेराम ने अपनी रगों में सरायत करता महसूस किया। उसका भाई उसे धोखा नहीं दे सकता था, इस बात से बेखबर। इस वक्त सावर खड़ की हवाएं भी इनहराफ की गीत गाती थीं। 11 जनवरी, वक्त सुबह 7 बजे। सेब का बाग खत्म हुआ तो चेरी का बाग शुरू हो गया। बर्फबारी जरा देर पहले ही थमी थी। ईसा आगे आगे चल रहा था। हसन और जबरीश उसके हक में थे। 2 से 3 मिनट तक चलते रहने के बाद ईसा उनकी तरफ मुड़ा था। वो अपनी कलाई से एक कड़ी उतार कर जबरीश को थमा रहा था। आगे का सफर आपका अपना है। मैं बहराम का सबसे भरोसेमंद आदमी हूं। मुझे अब जाना होगा। जबरीश ने घड़ी थाम ली। वो मुड़ने लगा जब हसन ने उसे आवाज देकर रोका था। हम मिल चुके हैं, है ना? उसे ईसा को देखकर बहुत कुछ याद आया था। ईसा मुस्कुराया, आसूरदा सी मुस्कुराहट। मुझे काफी देर से याद करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब याद आ गया है। हम मिल चुके हैं। जबरीश ने बर्फ में 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए। हम यूनिसेफ के फ्लड प्रोग्राम में मिले थे, है ना? ईसा ने सर को अस्वाद में हिलाया। मुझे यकीन था आप मुझे पहचान लेंगे। और तुम्हें ये यकीन क्यों था? क्योंकि मैंने आपके मताहत काम करने से इनकार कर दिया था। आपने फिर मुझे और मेरे काम को गालियां दी। मेरे सीनियर्स को बताया कि मैं कितना नीच हूं, और बदकिस्मत भी कि मैंने जबरीज शाहनवाज के साथ काम करने का मौका खो दिया। वो सादगी से गिनवा रहा था। तो क्या गलत कहा था? ईसा को जबरीश के चेहरे पे कोई शर्मिंदगी देखनी चाहिए थी, तो वो नहीं थी। मैं जबरीज शाहनवाज हूँ। गैर मुल्की तंजीमें
सिर्फ मेरा नाम सुनते ही करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स मेरे नाम कर देते हैं। तुमने एक अच्छी पोजीशन गंवा दी। उसे जैसे ताज्जुब हुआ हो। रस्सी चली थी, बल नहीं गए थे। मैंने जो कमाया वो सच्चाई और ईमानदारी थी। मैंने फंड के पैसों से अपने सीनियर्स के बैंक अकाउंट्स और अपने घर नहीं भरे। अमदाद उन लोगों को दी जो उसके मुस्तहिक थे। मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी और मैंने उसे निभाया। इस मुल्क में कई पैरासाइट्स हैं, सियासत में, खेल में, वकालत में और डॉक्टर्स के झुंड में, एनजीओज की दफातर में और टीवी पे। मैं उनमें से एक नहीं बना। मैंने मुल्क की मईशत को नहीं चूसा। कम से कम मेरी वजह से किसी सिलसिला मुतासरीन के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। हसन सुल्तान कभी ईसा को देखता और कभी सबरीज को। ईसा गलत नहीं था, लेकिन हसन सुल्तान को आज उससे गैरत सीखनी पड़ी। वो अपने 4 दोस्तों की करप्शन, झूठ और पावर्स के नाजायज इस्तेमाल से वाकिफ था, लेकिन वो आज तक मसलियत के तहत चुप रहा था। ईसा वो बातें कह रहा था जो हसन ने कभी कहने की सोची थी। वो गलत था या ईसा सही? तुम जैसी छोटी सोच रखने वाले लोग इसी तरह रहते हैं। आज मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ, फर्क वाज़िया है। हमारी जरा सी करप्शन से कुछ नहीं होता। मुल्क के बड़े बड़े इदारे पैसे छाप रहे हैं और अवाम उनको देखती है। जिस पे हाथ डालना आसान हो, सिर्फ ऊपर का सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो सब दुरुस्त हो जाएगा। वो बहस नहीं करता था, लेकिन जाने क्यों आज वो ईसा से उलझ पड़ा था। शायद ईसा से पहले ऐसे कुछ अल्फाज उसके दिल में भी कहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था। महीने के आखिर के दिन थे और उनकी जोजा साहिबा को कुछ रकम की जरूरत थी। ईसा बेहद आसानियत और नरमी से कह रहा था। जोजा ने उमर से रकम का मुतालबा किया तो उन्होंने उज़र पेश किया कि महीने के आखिरी अयाम है, सो फिलहाल उनके पास कोई रकम नहीं है। जोजा ने हल पेश किया कि आप कुछ उधार मांग ले। उमर ने अपने वजीर हरजाना को खत लिखा कि उन्हें उनकी तनख्वाह में से कुछ एडवांस दे दिया जाए। जानते हैं वजीर हरजाना ने क्या लिख कर भेजा? जबरी जो हसन ईसा के कुछ बोलने के मुंतजिर रहे। ईसा हल्का सा मुस्कुराया। वजीर हरजाना ने लिखा कि "ए उमर, मैं आपको ज़रूर एडवांस दे दूँ। आप बस इस कागज़ पे ये लिख कर तस्दीक कर दें कि आप अगले माह तक जिंदा रहेंगे, यानी जिस महीने की तनख्वाह आप तलब कर रहे हैं कि आप उस पूरे माह सल्तनत के अमूर संभालने के लिए हयात होंगे।" फिर उमर फारूक ने क्या किया? हसन बेसाख्ता पूछ बैठा। उमर मुस्कुरा दिए। उन्हें फ़ख्र हुआ था कि उनका निज़ाम इतना मजबूत है कि यहाँ खलीफा वक्त का भी एहतसाब होता है। उन्हें अपनी टीम पे फ़ख्र हुआ। उमर की सल्तनत की मिसालें दी जाती हैं और जिसने आधी दुनिया तहसीर कर ली थी वो मजमे में खड़े होकर अपने ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब देता था। ईसा आगे आया। जबरीज के तासुरात बदलती आंखों में देखा। अल्फाज कोड़े की तरह जबरीज के दिल पे बरसे थे। एक इंसान के करप्ट होने से फ़र्क पड़ता है। एक इंसान की बददेहांती से फ़र्क पड़ता है। एक इंसान के झूठ से फ़र्क पड़ता है। तख्त छोटा हो या बड़ा, उससे बैठे शख्स के हर गलत अमल से फ़र्क पड़ता है। रोज़े क़यामत जब इख्तिसाब होगा तो अल्लाह हर मुनहरफ से सवाल करेगा। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि जबरी शाहनवाज, जाओ तुम्हें छूट है, तुम मुल्क के वजीर आज़म थोड़ी थे। वो एक लम्हे को ईसा की आंखें जैसे भर से आई हूँ। माजी के जख्म याद आए। मैंने आपको छोड़कर दयानतदारी कमाई और दयानतदारी जो उमर फारूक ने अपने सिस्टम को सिखाई थी। उसे सबरीज के कंधे से हाथ हटा लिया और मुड़ गया। सबरीज ने सांस लेने की कोशिश की, मगर उसे सांस नहीं आया। एक लंबा अरसा वो जिन हकीकतों से मुंह मोड़ते हुए आया था, आज वो थप्पड़ बनकर उसके चेहरे पे लगी थी। वो आईना देखे बगैर बता सकता था इस वक्त उसका चेहरा लट्टी की मानिंद सफ़ेद होगा, मौत जैसा सफ़ेद। 11 जनवरी सुबह 7:10। अगर तुम्हें लगता है तुम एजेंट के प्लान को मात दे दोगे तो ये तुम्हारी ख्वाम ख्याली है। बेराम को मुसलसल यहाँ से वहाँ चक्कर काटते देख जबल खान बोला था। उसे जबल की दी हुई वीडियो पे लानत भेजी थी। वो अभी थोड़ी ही देर पहले अपने घर की तलाशी लेकर आया था और अपने बाकी साथियों को घर के बाहर खड़ा करके आया था। कुछ माहिर लोगों को उससे पैरा उठाने का हुक्म भी सादर कर दिया था। पैरा पुराने वक्तों का एक तफ्तीशी अमल है जिसमें चोर और कातिल को उसके पैरों के निशान से उसके रास्ते की सिमत मालूम की जाती है। मैं उसके प्लान को मात नहीं दे रहा, मैं बस उसके प्लान का तोड़ निकाल रहा हूँ। वो एक बार फिर स्क्रीन के सामने बैठे लड़कों के हक में आकर खड़ा हो गया था। वक्त मुट्ठी से रेत की मानिंद फिसल रहा था। बेराम का चेहरा बेतासुर हो चुका था। वो इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ हाथ चलाने की हद तक शामिल रहा था। दिमाग, उसे कभी दिमाग चलाने की ज़रूरत न पड़ी थी या शायद मौका भी ना मिला था।
वो चक्कर काटते-काटते थक गया, दिमाग माउफ होने लगा था और उसी पल वो आखिरी सीने पे जैसे थक कर बैठ गया, सर को हाथों में गिरा लिया। चंद लम्हे उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज रहा। ऐन मुमकिन था वो उठता, चीज़ें उठा-उठा कर फेंकता, बंदूकें चलाता, जबल पे चीखता, चिल्लाता और थक-हार कर बैठ जाता। उससे इरादा बदल लिया था, मंसूबा बदल लिया था। कुछ था जो उससे काम करने के अंदाज़ से बदल गया था, कुछ था जो उसके दिमाग में क्लिक हुआ था। प्लान किसका था जबलहान? तुम्हारा या एजेंट का? संभला हुआ, ठहरा हुआ लहजा, आँखों में तफक्कुर की लकीरें थीं। वो कुछ सोच रहा था। क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। तुम उनकी हाँक भी नहीं पा सकते। वो बात बदलने की गर्ज से बोला। क्या तुम अपने भाई को सिर्फ़ ये बताओगे कि ये प्लान किसका था? वो उसकी आँखों में देखते हुए पूछ रहा था। सिर्फ़ एक बात जबल, सिर्फ़ एक। तुम एजेंट को इतनी राहत दे सकते हो, तो मुझे एक भी नहीं? वो चंद लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा और चंद पल बाद 2 लफ्ज़ उसके लबों से अदा हुए। एजेंट का। उसका अंदाज़ मुख्तात था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बेराम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जबल को गुमान हुआ था कि वो मुस्कुराया है। शायद वो वाक़ई मुस्कुराया था। एजेंट के प्लान बज़ाहिर उलझे हुए मगर बेहद सीधे होते हैं। वो तुम्हारी तरह हिंट्स नहीं छोड़ता। एजेंट का प्लान सर्कस का वो करतब है जिसमें सीधी रस्सी पे चलना होता है। बेहद दुश्वार मगर सीधा रास्ता। वो तुम्हारी तरह एक्सप्लॉयटेशन ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करता। उससे जबल हान का कंधा दबका। जबल के चेहरे पे कुछ था, कोई बेकरारी सी। मुझे सिम दिखाने के लिए शुक्रिया बड़े भाई। तुम क्या कर रहे हो? देखो बेराम, कोई बेवकूफ़ी मत करना। उससे बेराम का बाजू खींचकर अपनी तरफ मुड़ा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने हर दफ़ा तुम्हारी मानी, तुम्हें सुना, तुम्हें समझा। ये नहीं था कि मेरे पास दिमाग नहीं था। मैंने बस उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन ये इनहराफ का वक्त है और मैं अपने पिछले तरीक़ाकार से मुनहरिफ हो रहा हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेहद बेखौफी से बोला। वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा। गांव से निकलने वाले चारों रास्ते पे पहरा दो। पुल के सिरे काट दो। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो पुल सरकारी है। स्काई हाई वाले तुम्हारी जान को आ जाएंगे। जबल को लगा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। उसका अपना दिमाग भी चकराने लगा था। सबसे पहले मेरे घर जाओ और उसके चारों अतराफ में जाकर खड़े हो जाओ। अंदर मत जाना, वो मेरा काम है। चर्च की इमारत के गिर्द पहरा शुरू करो और गांव में कुछ लोगों को फैला दो। जावरखड़ रेड ट्रैप है। यहां से अगर कोई जाएगा तो हमारी मर्जी से जाएगा। जबल हान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसे हर शय को उलट-पुलट कर रख दिया था। वो बेराम हान बनकर नहीं, मास्टरमाइंड बनकर काम कर रहा था। चंद मिनट के अंदर-अंदर तहखाना खाली हो चुका था और अब सिक्योरिटी रूम का नक्शा बदल चुका था। अब वहाँ मेज़ से कुर्सियाँ थीं और दीवारों उन पे स्क्रीन्स लगी थीं। 2 लड़के उन कुर्सियों पे बैठे कीबोर्ड से खटाखट कुछ टाइप करते नज़र आ रहे थे। बेराम उनके हक में खड़ा था। उसके अंदर कोई बेचैनी थी भी तो उसके चेहरे से ये ज़ाहिर नहीं होता था। वो बेहद पुरसुकून नज़र आता था, यूँ जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में ही हो, या फिर यूँ जैसे कुछ उसके हाथ से निकल जाने के बाद की बेबसी। अलबत्ता जबल वाक़ई परेशान था। उसके अंदर इंतशार भर गया था और ये सब उसके चेहरे से आया था। ना उसे छुपाने की कोशिश की और ना ही वो इस सब को छुपा सका था। उसकी रंगत वाज़ेह तौर पे तारीक पड़ने लगी थी। हर गुज़रते लम्हे उसके अंदर खौफ जड़ पकड़ता जा रहा था। वो उस सिक्योरिटी रूम से निकल आया था। उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। उसे एजेंट का प्लान टूटता नज़र आ रहा था।